हाय एवरीवन। तो यार आज हम क्या कर रहे होंगे, आज हम कर रहे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का सेकंड पार्ट। इस लेक्चर में ऐसी चीजें हैं जो आपके जेई मेन के पार्ट से कट गई हैं लेकिन एडवांस से नहीं कटी हैं। लेकिन मैंने इस चीज में ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी है क्योंकि जो डिटेलिंग वाला पार्ट है वो असली लेक्चर में हो तभी मजा आता है। इसमें मैंने बहुत रफ आइडिया दिया है, आप समझ लो इसको, क्योंकि क्या पता जेई मेन का कुछ पता नहीं, क्या पता क्वेश्चन डाल ही दे, भले ही उसने सिलेबस में से काट दिया, बहुत बेसिक नॉलेज के तौर पर क्वेश्चन डाल दे। तो इसके लिए मैंने बहुत बेसिक लेक्चर बनाया, ज्यादा एडवांस लेवल तक मैं गया नहीं क्योंकि वो लेक्चर में आएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें है क्या, सबसे पहले स्टेबिलिटी की हमने बात करी थी यार, कल हमने स्टेबिलिटी की बात करी थी। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो मेरा एन बाई जेड है, एन बाई जेड मतलब कि मेरा न्यूट्रॉन इज टू एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो जो है वो लगभग लगभग 1 आना चाहिए। अब 1 आना चाहिए, इसका मतलब अगर हम देखते हैं C14 को, जो कि कार्बन का आइसोटोप है, C14 मेरा अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसका n बाई जेड अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं आ रहा होता। अब देखते हैं, अगर मेरा Z 20 से 60 के बीच में है, 20 से 60 के बीच में है मेरा Z, तो n बाई जेड अप्रोक्सीमेटली 1.27 पर स्टेबल होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका n बाई जेड, न्यूट्रॉन का नंबर अपॉन प्रोटॉन का नंबर अप्रोक्सीमेटली 1.27 के आसपास आ रहा होगा, वो मेरे लिए स्टेबल होंगे। किस एटॉमिक नंबर की रेंज में? 20 से लेके 60 के बीच में। अगर 60 से ज्यादा है तो वही रेशो 1.51 पर जाकर के स्टेबल होगा। ठीक है, अब हमने ये ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ हमारा होता है स्टेबिलिटी का। इसमें मुझे देखता है y एक्सिस जो होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और x एक्सिस पे होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है ये मैं आपको बताता हूं। हमने कल बाइंडिंग एनर्जी देखी थी, अब बाइंडिंग एनर्जी से मैं स्टेबिलिटी नहीं बता सकता। कैसे नहीं बता सकता, आप खुद देखो। कोई एक एक्स एलिमेंट है, मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मैंने बोला कि यार एक वाई एलिमेंट और ले लो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर मैंने बोला आपसे कि आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आप फटाक से बोल दोगे कि यार वाई है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर ऐसा नहीं होता। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम स्टेबिलिटी बता पाते हैं। अब आप इसकी देखोगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2/4 जो कि होगी 0.5। इसकी देखोगे तो 8/20, ये 20 है, 8/20 करोगे तो 0.4 आएगा। उससे मेरे को पता चला कि यार वाई अनस्टेबल है कंपैरेटिवली टू एक्स। इस तरीके से जो है हमारा ये ग्राफ प्लॉट होता है, जो यहां पर होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। अब जो इधर वाले एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, बड़े हैं, इनका हैवी है, Z बहुत बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, फिजन करते हैं। फिजन मतलब टूटते हैं, टूटते हैं तब जाकर के स्टेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं। और जो इधर वाले एलिमेंट है जिनका Z बहुत कम है, वो छोटे एलिमेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे मिल करके फ्यूजन करेंगे और तब स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी असल में क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी तब होगी जब हमारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे, हमारे न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तभी जाकर के रेडियो एक्टिविटी होगी। ऐसा ही नहीं है मैं बैठा हूं रेडियो एक्टिव करने लगा। ये चीज आती है जब हमारे हेनरी बैकरेल ने फ्लोरोसेंट लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा था कि यार यूरेनियम जो है वो अपने आप टूट रहा है, यूरेनियम अपने आप टूट रहा है, तभी उन्होंने बोला कि यार इस पे स्टडी करके उन्होंने नाम दे दिया कि यार ये चीज रेडियो एक्टिविटी होती है। हो क्यों रही है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इस वजह से रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी हुई, हुई भी तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। अगर न्यूक्लियस ही अनस्टेबल है तभी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं कुछ कुछ इसमें। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अल्फा एमिटर बीटा एमिटर, मतलब वो एलिमेंट्स अल्फा को एमिट करेंगे और बीटा को एमिट कर रहे होंगे। साथ ही साथ इन दोनों के साथ साथ गामा रे भी एमिट करती है, गामा रे भी हमारी एमिट करती है। तो हम फटाफट से देखते हैं अल्फा डीके। अब अल्फा डीके की बात करें तो अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, सब जानते हैं। हीलियम न्यूक्लियस मतलब कि 4He2, 4He2। अच्छा, ये क्या करता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, जो मेरा एलिमेंट है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को लूज कर देता है, इसका मतलब अल्फा लूज कर दिया। अब देखो रिएक्शन कैसी होती है, आपको मेन मुद्दे की बात जो याद रखनी है बहुत बेसिक तौर पे, वो याद रखनी है आपको, रिएक्शन। क्या याद रखना है, रिएक्शन। तो x अगर मान लीजिए a और z है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो होगा क्या, हीलियम निकल जाएगा। हीलियम क्या है, 4He2, तो इसका मतलब एटॉमिक मास में से 4 नंबर घट गया और एटॉमिक नंबर से 2 नंबर घट गया। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो सबसे सुंदर होता है यूरेनियम 238 का। यूरेनियम 238 जब टूटता है
तो टूट करके थोरियम बनाता है। थोरियम, थोरियम क्या है 234 और 90। हुआ क्या, हीलियम निकला। हीलियम क्या लेके निकलता है 4 और 2, तो उसने एटॉमिक मास में से 4 घटाया और एटॉमिक नंबर में से 2 घटाया। तो ये मेरा क्या है अल्फा डीके। अल्फा के बारे में जाने तो अल्फा हमारा लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कैरी करता है। कैसे, मान लो मैं बहुत मोटा आदमी हूं और बहुत भीड़ में से मुझको जाना है, तो मैं पेनिट्रेट कम कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत मोटा हूं, बहुत भारी हूं। अगर मैं बहुत मोटा बहुत भारी हूं तो मेरा अंदर घुसना भीड़ में बहुत मुश्किल है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन अल्फा की आयोनाइजिंग पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या, आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है। इसी के बाद चलते हैं बीटा डी के। बीटा डी के असल में कुछ है नहीं, वो है इलेक्ट्रॉन का डीके। अगर साधारण शब्दों में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन का डीके। लेकिन असल में बीटा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डीके की। बीटा पॉजिटिव डीके में जो होता है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन टूट करके नाइट्रॉन में जाता है, न्यूट्रॉन में जाता है। न्यूट्रॉन में जाने के बाद वो एक पॉजिट्रॉन, अब ये जो ई के ऊपर प्लस का साइन लगा है इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो निकालता है। असल में मेन बात जो आती है वो कहां से आती है, वो आती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के एम्बैरेसिंग से नंबर की। क्या न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, उनका नंबर जब एडजस्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अब इसी वजह से अगर मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो या तो प्रोटॉन टूटेगा या तो न्यूट्रॉन टूटेगा, दो में से कोई एक ही चीज होनी है। तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में और क्या चीजें रिलीज करता है, रिलीज करता है एक पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। अच्छा, अब न्यूट्रिनो का काम क्या है, न्यूट्रिनो कुछ नहीं है, एनर्जी लेकर के बाहर जा रहा है। असल में होना क्या चाहिए, जो मेरे रिएक्टेंट है और जो मेरे प्रोडक्ट हैं उन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, साथ ही साथ एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ये दोनों चीजें होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिनो निकलता है, जो कि केवल एनर्जी कैरी करके निकलता है, कोई मास नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम कंजर्व रह जाता है और हमारी एनर्जी भी कंजर्व रह जाती है। इसकी रिएक्शन जो होती है असल में वो होती है एक्स, जिसका ए और जेड है, वो ब्रेक हो जाता है किसी वाई में जिसका ए और जेड माइनस वन है, और इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज कुछ पॉजिटिव है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब ये पॉजिट्रॉन होता है, ये न्यूट्रिनो होता है। इसके बाद चलते हैं बीटा नेगेटिव डीके में, बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्या है, यहां पर हमारा न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है, साथ में क्या रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। और अब जब मैंने इस पर डंडा मार दिया, न्यूट्रॉन पर डंडा मार दिया, तो उसको हमने बोल दिया एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोल दिया, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन गया प्रोटॉन में, प्रोटॉन और क्या क्या निकला मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, और क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो। यहां पर भी एंटी न्यूट्रिनो का सेम ही काम है, मोमेंटम को कंजर्व कराना और एनर्जी को कंजर्व कराना। इसकी रिएक्शन देखें तो एक्स ए जेड जो कि ब्रेक हुआ वाई में, वाई ए जेड माइनस वन, और साथ ही गया इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए अब आता है के कैप्चर। के कैप्चर क्या, असल में पूरी लड़ाई है किस चीज की, असल में पूरी बात है किस चीज की, वो है अनस्टेबल न्यूक्लियस की। अब अगर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं तो भैया चोरी करने के लिए भी रेडी हूं, मैं चोरी करने के लिए भी रेडी हूं। अब अगर मैं चोरी करने के लिए रेडी हूं तो इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि ये जो इनर मोस्ट शेल होता है, जो इनर मोस्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल। मैं अगर अनस्टेबल हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को छीन लूंगा स्टेबल होने के लिए। क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को छीन लूंगा स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन छीनूंगा जो मेरे से सबसे ज्यादा पास है। सही बात है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन छीनूंगा जो मेरे से सबसे ज्यादा नजदीक है। तो वो के शेल होता है जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो के शेल से जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसीलिए नाम क्या दे दिया, के कैप्चर। क्या नाम दे दिया, के कैप्चर। होता क्या है, जो मेरा एक प्रोटॉन है वो प्रोटॉन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है और एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बना देता है। क्या बनाता है, अब लड़ाई तो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिल करके एक न्यूट्रॉन बना दिया। जब न्यूट्रॉन बनाया तो एनर्जी और मास, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए उन्होंने एक न्यूट्रिनो को भी रिलीज किया। इसके बाद अब अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में हो रहा है एक्स ए जेड। यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, के कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, फिर मेरे पास क्या बन गया, वाई ए जेड माइनस वन प्लस एक न्यूट्रिनो। ठीक है, इतना मेरा के कैप्चर में था।
इतना ही बेसिक आइडिया मैं बस आपके दिमाग में डालना चाह रहा था। असल में जो इसकी एक्चुअल चीजें होती हैं, पूरा इसका मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी बैलेंस करना, वो सारी चीजें अगर हम असल लेक्चर में करेंगे तो ज्यादा मजा आ रहा होगा। इतना ही मुझे बताना था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।